हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, थेराप्यूटिक्स में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में, जैसे कि हमने देखा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, निमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, और इन दोनों प्लांट्स का यूज़ करके हम किस तरह से क्रॉप के जो यील्ड हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, एनहांस करते हैं, और हमारे कंट्री के जो जीडीपी प्रोडक्शन है उसमें एनहांसमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे मेडिसिन के फील्ड में कितना एडवांस हो चुका है इस टेक्नोलॉजी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं, इंट्रोडक्शंस देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो अभी तक अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करें तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टोटल 30 रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आ चुके हैं। रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स मतलब कोई मेडिसिन हो सकता है। ओके, कोई भी डिजीज़ हो उसको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, उसका जो टोटल मैकेनिज्म है वो आ चुका है। ओके, इस तरह से हमारे पास 30 है। तो अगर इंडिया में हम बात करें तो इन 30 में से 12 हमारे पास अभी मौजूद है मार्केट में। अगर आप मार्केट में इंसुलिन खरीदने जाओ तो आजकल जो इंसुलिन है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मार्केट में आजकल देखने को मिलेंगे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बना रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते क्यों हैं, हमने ये पिछले वीडियोस में भी देखा था, पिछले जो चैप्टर है वहाँ पे भी हमने देखा था कि इसका यूज़ हम क्यों ज़रूरी है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। हम जानते हैं जब हम कोई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं और उसको अगर हम मार्केट में लाना चाहते हैं तो हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत हो जाती है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि एक बॉटल हमें मिल गया या फिर 1 माइक्रोग्राम मिल गया, जो कि एक नॉर्मली बैक्टीरिया बहुत छोटा सा होता है, वो अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेगा तो डेफिनेटली बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रोडक्शन करेगा। और हमें क्या चाहिए, एक मास पॉपुलेशन को जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ से अफेक्टेड हैं उनको हमें प्रोवाइड करना है। तो हमें इसी तरह से मास प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का। तो मास प्रोडक्शन करने के लिए हम बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इट एनाबल्स मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स। कोई भी ड्रग हमारे पास है, ड्रग्स नॉर्मली मेडिसिन होते हैं, राइट। तो ये जो कोई भी ड्रग है हमारे पास, उसका हमें मास प्रोडक्शन चाहिए। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ से जो पर्सन अफेक्टेड है हम चाहते हैं उसको क्योर करना। ओके, तो उसके लिए हमें मेडिसिन बनाना पड़ेगा। पहले तो हम लैब में टेस्टिंग करके हमने बना लिया। ओके, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद फाइनली हमें मास प्रोडक्शन चाहिए उस चीज़ का। तो मास प्रोडक्शन हम यूजिंग बायो रिएक्टर्स कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद हम जानते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, राइट। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको प्यूरीफाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास फाइनली मिलेगा प्रोडक्ट, ओके, कोई भी ड्रग हमें मिलेगा तो वो प्योर होता है वो ड्रग, और हम उसको जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहला एग्जाम्पल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और इसे नॉर्मली आप जो इंसुलिन हार्मोन्स जिसे डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं वो आजकल जो लेते हैं ये हार्मोन, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। मतलब हम इसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना रहे हैं। ओके, तो इसे क्या बोला गया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, राइट। इसे क्यों जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोला गया है वो हम सक्सेसिवली जैसे ही देखते चलेंगे आपको समझ में आता चलेगा। दूसरा किस तरह से एप्लीकेशन है थेराप्यूटिक में जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को समझने से पहले एक बार ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है। हम जानते हैं जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है, राइट। और ये हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये पेनक्रियास से प्रोड्यूस होगा। पेनक्रियास से जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इसका काम क्या होगा, ये मान लो ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन प्रेजेंट है, तो ये इंसुलिन
क्या काम करता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, हम जो खाना लेते हैं वो फाइनली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और भी कई सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ब्रेक डाउन होगा। लेकिन हमारे सेल्स में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है, मान लो यहाँ पे कई सारे सेल्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, ओके, ब्लड स्ट्रीम के पास, तो इनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो ये ग्लूकोज अभी ब्लड स्ट्रीम में है, ये किस तरह से सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर हमें लेने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन हार्मोन, राइट। तो ये है इसका बेसिक सा फंक्शन इंसुलिन का, कि इंसुलिन क्या काम कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको वो सेल के अंदर लेने के लिए हेल्प कर रहा है ये हार्मोन, ओके। इसका मतलब अगर किसी तरह से इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए ब्लड स्ट्रीम में, तो अभी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जो इंसुलिन होगा वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। तो सेल्स जो होंगे वो स्टार्व करने लगेंगे, इंसुलिन नहीं आए, सॉरी, ग्लूकोज नहीं आएगा उनके अंदर। अगर ग्लूकोज नहीं आएगा तो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर किसी तरह से इंसुलिन का जो अमाउंट्स है सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड में जितना ग्लूकोज है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल्स एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, राइट। और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल्स के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा और ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब एक तरह से अगर माने तो इंसुलिन का एक रेगुलेटेड कंसंट्रेशन सेल के अंदर और ब्लड में रहना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ओके। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं इनमें क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो हैम्पर होता है, मतलब किसी तरह से इनमें इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, जो पेनक्रियास के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जिसके वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, ओके। ये एक रीज़न है और भी कई सारे रीज़न होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस इंडिविजुअल के पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन अभी नहीं हो रहा है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि सेल्स जो हैं ब्लड से अभी ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा और उस केस को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोल देते हैं, ओके। इसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और नॉर्मली आप जानते होंगे इसे डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है इस कंडीशन को। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें बाहर से कोई एक इंसुलिन मिल जाए, इंसुलिन हार्मोन, जिससे कि अगर वो इन्फेक्टेड वो हाइपरग्लाइसेमिक इंडिविजुअल को दिया जाए और वो डायबिटिक इंसान को दिया जाए, जिसके वजह से क्या होगा, उसके ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो सेल्स में चले जाए, सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम ये ब्रीफ आइडिया अभी हमने लिया कि हमें इंसुलिन की ज़रूरत बाहर से कब पड़ती है। तब हमें इंसुलिन की ज़रूरत होगी जब हमारे सेल्स के, हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होने लगेगा यहाँ पे ब्लड में, ओके। और सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगे, तब हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल में एब्जॉर्ब हो जाए। पहले क्या किया जाता था, ये बेसिक सा आइडिया पहले से ही था, ओके। काफ़ी पहले से हमें पता था कि जो पेनक्रियाज है उससे अगर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो हमें डायबिटीज़ हो रहा है। पहले क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं, ओके, जो स्लॉटर्ड एनिमल मतलब जैसे कि काऊ हो गए, पिग्स हो गए, उनको स्लॉटर किया जाता है, राइट, उनके बीफ के लिए और भी कई सारे उनके ऑर्गन्स के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं उनके पेनक्रियाज से सबसे पहले तो इंसुलिन को निकाला गया, ये बहुत पहले की बात है, ओके। तो तब क्या होता था, वो जो इंसुलिन उनके पेनक्रियाज से निकाला गया उसको ह्यूमन के अंदर जिनको डायबिटीज़ है उनके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो पिग्स और कैटल्स, उनके इंसुलिन है, राइट, उनके बॉडी में वो प्रोटीन्स हैं, तो वो जो इंसुलिन मॉलिक्यूल होगा उस इंसुलिन में उस पर्टिकुलर एनिमल के और भी कई सारे सेल्युलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड होंगे, उनके जो फंक्शन सेम होगा इंसुलिन का, लेकिन उसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स भी अलग अटैच हो सकते हैं उस प्रोटीन में, राइट। जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम में होता है,
लेकिन राइबोसोम में सिंथेसिस होने के बाद ये जो प्रोटीन है, ये जो एमिनो एसिड का चेन है, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी फंक्शनल नहीं होता। इसको फंक्शनल होने के लिए सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन के दौरान प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। इस तरह से वो बॉन्ड बनाते रहते हैं, और ये बॉन्डिंग जब बनता है इसमें कई सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कभी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनाते हैं। यहाँ पे मान लो एक एमिनो एसिड है, यहाँ पे एक एमिनो एसिड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, और भी कई सारे, हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका मॉडिफिकेशंस होता रहता है। अगर हम ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बात करें, जो कि हमें चाहिए एक्चुअली, और किसी कैटल के बारे में बात करें, तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज अटैच होना था, और जो कैटल है उनमें कुछ और अटैच हो गया, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस रहता है। तो जैसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो स्लॉटर्ड एनिमल्स हैं उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, और वही इंसुलिन को ह्यूमन में पुट किया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होने लगे ह्यूमन में, जिनके अंदर वो इंसुलिन डाला गया था। वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो उनका जो इंसुलिन मॉलिक्यूल था स्लॉटर्ड एनिमल का, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस था, जिसकी वजह से कि ह्यूमन में हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए वहाँ उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने लगे। तो तब बायोटेक्नोलॉजी एडवांस होने लगा था, राइट। तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ह्यूमन में इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, इसी जीन से, ह्यूमन के ही इंसुलिन जीन से ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करें किसी दूसरे इंडिविजुअल में। जैसे कि हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा था कि एक जीन को किसी फॉरेन इंडिविजुअल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो क्या क्या होता है उस इंसुलिन के चेन में। वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो इम्पॉर्टेंट भी है, और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स टैकल करने पड़े जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको बनाना चाहें। तो ह्यूमन का जो इंसुलिन है, जब ये सिंथेसिस होता है पैनक्रियाज में, तो उसको बोला जाता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा पैनक्रियाज के अंदर, ये इंसुलिन फंक्शनल नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होता है। वो क्यों नॉन फंक्शनल होता है वो हम अभी देखेंगे। जो प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 3 पेप्टाइड चेन होता है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड। ये तीनों होते हैं, और ये तीनों चेन्स जो हैं आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जो फंक्शनल इंसुलिन होता है या फिर जो मैच्योर इंसुलिन होता है, इस मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता। हमने क्या देखा कि जो प्रो इंसुलिन होता है, जैसे मान लो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से जब इंसुलिन का सिंथेसिस होता है सबसे पहले, तो इनके अंदर 3 चेन प्रेजेंट होते हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। और ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये हार्मोन की तरह एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें मैच्यूरेशन होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी पेप्टाइड रहता है, और जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद ये ए और बी पेप्टाइड के अंदर फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, और ये अभी फंक्शनल इंसुलिन बन जाएंगे। मतलब ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल हार्मोन की तरह काम करने लगेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना। प्रो इंसुलिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 चेन प्रेजेंट है। सबसे पहले यहाँ पे कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है, ओके। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे ये है आपका सी पेप्टाइड, ओके, सी पेप्टाइड है। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर ये है आपका ए पेप्टाइड, और ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो है आपका बी पेप्टाइड। तो आपको दिख रहा होगा कि जब इंसुलिन पैनक्रियाज में सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होने के बाद इस तरह का एक प्रो इंसुलिन का फॉर्म लेता है, ओके, जिसमें कि ए, बी और सी पेप्टाइड तीनों होते हैं। और यहाँ पे ये जो एस एस लिखा हुआ है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज होता है।
डाई सल्फाइड लिंकेज किन में फॉर्मेशन होगा, दो ऐसे एमिनो एसिड्स जिनके पास सल्फर प्रेजेंट हो, वो दोनों जब पास पास रहेंगे तो उनमें डाई सल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। ये एक बेसिक सा चीज़ है। तो अभी देखो प्रो इंसुलिन बन चुका है, ओके, पेनक्रियाज में। उसके बाद क्या होगा, ये जो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड है, अब जब मैच्योर होने लगेगा ये दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ब्लू कलर हमारे पास ए पेप्टाइड हुआ करता था और ग्रीन कलर बी पेप्टाइड था। इन दोनों के पास अब डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सी पेप्टाइड जो है वो फ्रीली रिलीज हो जाएगा। तो ये बेसिक सा स्टेप्स होता है जब ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हमने ये देखा कि जो इंसुलिन है वो सबसे पहले तो प्रो इंसुलिन में फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद जो है वो मैच्योर इंसुलिन में फॉर्मेशन हो रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो यहाँ पे जो इंसुलिन का जीन होगा, ओके, इंसुलिन के जीन को हम क्या करेंगे, ई कोली बैक्टीरिया के अंदर एक वेक्टर के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मान लो एक वेक्टर है, ओके, और ये मान लो इंसुलिन का जीन है जो कि ए बी सी तीनों पेप्टाइड का सिंथेसिस कर रहा है। तो उसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को ई कोली सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये क्या करने लगेगा, ये ए बी और सी तीनों का होता है, तीनों पेप्टाइड जहाँ पे प्रेजेंट है इसको ये सिंथेसिस करने लग जाएगा। ए बी सी जो पेप्टाइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन बोलते हैं। अब प्रो इंसुलिन तो हमारे किसी काम का है नहीं क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होता है, राइट। और बैक्टीरिया सेल के अंदर ऐसा तो कोई मशीनरी नहीं होगा कि वो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन का फॉर्मेशन, मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सके, ह्यूमन मैच्योर इंसुलिन का। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैच्योर इंसुलिन को हम किस तरह से बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर हम कर पा रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है, हमें प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले टैकल किन्होंने किया था कि एक अमेरिकन कंपनी थे जिसे बोला जाता है, उस कंपनी का नाम है एली लिली, ओके, ये कंपनी है एली लिली। ये 1983 में सबसे पहली बार इन्होंने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया था इन ई कोली। इन्होंने क्या किया कि 2 डीएनए के सीक्वेंस बनाए। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जीन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आप ये पढ़ चुके हो। सबसे पहला स्टेप होता है जीन का आइसोलेशन करना, जो भी डिजायर्ड जीन है। तो डिजायर्ड जीन यहाँ पे क्या है, इंसुलिन का जीन। ये इंसुलिन का जीन उन्होंने ए बी सी तीनों पेप्टाइड का ना लेके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही जीन को कंसिडर किया जो कि ए और बी को बना सके, सी को उन्होंने लिया ही नहीं, सी जीन को, ओके। तो उन्होंने क्या किया, 2 ऐसे जीन के सीक्वेंस और 2 डीएनए के सीक्वेंस उन्होंने लिया जो कि ए पेप्टाइड और ए चेन और बी चेन को प्रोड्यूस कर सके। और ये जो जीन है जो कि ए और बी दोनों को प्रोड्यूस कर पाएगा, ये जीन को उन्होंने ई कोली में इंसर्ट कर दिया। ई कोली में इंसर्ट करने के बाद अब क्या हुआ, ई कोली के अंदर ए और बी दोनों चेन सेपरेटली प्रोड्यूस होने लग गए, ओके। अब ये दोनों चेन को उन्होंने अलग से एक्सट्रैक्ट किया और फाइनली उन्होंने क्या किया, अलग से इन्होंने कंबाइन किया ए और बी चेन को। इसका मतलब ए और बी चेन जो कि नॉर्मली ह्यूमन के अंदर सेल के अंदर ही कंबाइन हो जाते थे, अब इन्होंने नया तरीका क्या अपनाया, ए और बी चेन दोनों ही ई कोली के अंदर प्रोड्यूस होंगे, अलग अलग प्रोड्यूस होंगे और फाइनली हम दोनों चेन को अलग अलग एक्सट्रैक्ट भी करेंगे बायोरिएक्टर के अंदर, और एक्सट्रैक्शन करने के बाद दोनों को हम बाहर ही ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका उन्होंने निकाला था जिसके मदद से कि मैच्योर इंसुलिन उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, ओके। तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था। हमारे पास मान लो 2 जीन प्रेजेंट है, ये है ए चेन के लिए और ये है बी चेन के लिए। तो ये दोनों जीन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। फाइनली इन्होंने ई कोली के अंदर एक वेक्टर के मदद से उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये मान लो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर 2 जीन का जो डीएनए सेगमेंट है वो प्रेजेंट है। अब ये जो वेक्टर है इसको ई कोली के अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब ये जो ई कोली है इसके अंदर ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों बनने लग गए,
अलग अलग बनेंगे। ओके, और ये जो ई कोली का सेल्स है इसको हमने क्या किया, बायोरिएक्टर के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन किया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बायोरिएक्टर के अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें ए चेन और बी चेन दोनों ही मिलने लगेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट किसको करेंगे, ए और बी चेन दोनों को अलग अलग इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और फाइनली क्या किया, ए चेन और बी चेन दोनों में बाहर ही इन दोनों के बीच में जो नॉर्मली ह्यूमन इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं वो इन्होंने बाहर फॉर्मेशन कर दिया। तो फाइनली हमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया मैच्योर इंसुलिन डायरेक्टली, जिसके पास सी पेप्टाइड नहीं है, और ये मैच्योर इंसुलिन ह्यूमन जीन से ही बना हुआ है, जिसके वजह से कि अगर हम इस इंसुलिन को ह्यूमन के अंदर डालेंगे तो ह्यूमन में कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन जीन को ही यूज़ करके हमने इसको बनाया है। प्यूरिफिकेशन हमने किया इसके बाद, और फाइनली ये जो इंसुलिन मिलेगा, ये इंसुलिन को ह्यूमंस आराम से ले सकते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि हम बायोरिएक्टर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम मास अमाउंट में भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कोई छोटा मोटा अमाउंट होगा नहीं। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारे कोई इस इंसुलिन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली हम सेल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद मैच्योर इंसुलिन बनता है। लेकिन हम यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, ए और बी पेप्टाइड दोनों को अलग अलग सिंथेसाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हम ए और बी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करें, मतलब थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किया है। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हमने इस इंसुलिन को बनाया है। ओके, सो होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन से कंपनी थे जो सबसे पहले इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था, ह्यूमन में जो इंसुलिन है वो किस फॉर्म में सिक्रीट होता है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। ओके, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सबसे पहले होता है जो कि इमैच्योर होता है, बाद में ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंसुलिन का सिंथेसिस करना बैक्टीरियल सेल के अंदर। आप जानते हो मैच्योर इंसुलिन सी पेप्टाइड को रिमूव करना सबसे बड़ा टास्क था, जिससे कि एली लिली कंपनी ने क्या किया, सी पेप्टाइड का जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।